नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल संगीतमय चैनल स्काई म्यूजिक एजुकेशन में, जहां पर मैं संगीत के विषय पर चर्चा करता हूं। तो जैसा कि मैंने एक वीडियो में बताया था कि ध्रुपद गायकी की जगह ली थी ख्याल गायकी ने, तो आज मैं उसी गायकी की बात कर रहा हूँ जिस गायकी की जगह ख्याल गायन शैली ने ले ली थी, अर्थात ध्रुपद गायकी के बारे में आज मैं आपसे चर्चा करूंगा। तो ध्रुपद गायकी के बारे में जानने के लिए आप बने रहिए इस वीडियो के साथ और पूरा देखिए इस वीडियो। हम चर्चा कर रहे हैं ध्रुपद गायन शैली के बारे में। ध्रुपद हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की गायकी है, जो हमारा इंडियन क्लासिकल म्यूजिक है उसकी गायकी है, प्राचीन गायकी है, जो कि मैं आने वाले थोड़ी देर में बताऊंगा कि कब उसका विकास हुआ था, कब वो उसका उद्भव हुआ था। तो पहले इसके बारे में समझते हैं कि ध्रुपद है क्या। ध्रुपद शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। वो शब्द कौन कौन से हैं? ध्रुव और पद। तो यहाँ पर मैं उनके अर्थ बता रहा हूँ कि ध्रुव का अर्थ होता है अटल और पद का अर्थ होता है स्थान। यदि हम इन दोनों को जोड़ दें तो ध्रुवपद बनता है, जिसका अर्थ क्या होता है? जो अपने पद पर अटल रहे। यह शब्द ध्रुवपद से ध्रुपद हुआ, मतलब आरंभ में इसको ध्रुवपद कहा जाता था। और ध्रुवपद क्यों हुआ? क्योंकि जो पोल स्टार है, ध्रुव तारा है, ध्रुव तारे से इस शब्द को लिया गया, क्योंकि जो ध्रुव तारा है वो अपनी जगह से हिलता नहीं है, वो अपने पद पर अटल रहता है, अपने स्थान पर अटल रहता है। तो यह शब्द जो है ध्रुवपद, जो शब्द है वो ध्रुव तारे से आया है। इसमें क्या अटल है वो मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। धीरे धीरे वीडियो की चर्चा करेंगे और बताएंगे आगे कि इसमें क्या अटल है। तो आगे पढ़ते हैं। ध्रुपद से पहले प्रबंध गायन शैली प्रचलित थी। प्रबंध जो गायन शैली है वो प्रचलित थी। यदि मैं आपसे बात करूं कि ध्रुपद का आविष्कार होता है प्रबंध गायन शैली में से, तो प्रबंध हमारे 260 माने गए हैं। ध्रुपद का आविष्कार प्रबंध गायन शैली में से सालग सूड़ प्रबंध से हुआ है। तो सालग सूड़ एक प्रबंध है प्रबंध गायन शैली में के, सालग सूड़ प्रबंध में से ध्रुपद गायन शैली का आविष्कार हुआ है, जन्म हुआ है। तो इसको किसने आविष्कार किया वो मैं बता रहा हूँ। ध्रुपद गायन शैली का आविष्कार किसने और कब किया, यह अभी तक ज्ञात नहीं हो पाया है। इसका अर्थ यह है कि जो ध्रुपद गायन शैली है, वैसे तो उसको 15वीं शताब्दी में जन्म मानते हैं, लेकिन कुछ विद्वान 13वीं मानते हैं। तो लेकिन अगर हम बात करें तो मतलब इस लाइन से ही पता चल रहा है कि अभी तक ये कंफर्म नहीं हो पाया कि कौन सी शताब्दी के अंदर, कौन से सन में इसका जन्म हुआ था, कब आया था, ये कब प्रचार में आया था। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि जो ध्रुपद है वो प्रबंध गायन शैली का ही हिस्सा है। प्रबंध गायन शैली में सालग सुड़ प्रबंध था, तो उसमें से ही ध्रुपद गायकी का आविष्कार हुआ है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि प्रबंध गायन शैली के अंदर एक रूपक नाम से एक प्रबंध होता था। रूपक प्रबंध में से भी एक और प्रबंध होते थे जिनको कहते हैं ध्रुवा प्रबंध। तो उस ध्रुवा प्रबंध में से ध्रुवपद का जन्म हुआ है। तो अलग अलग लोगों के मत हैं। आगे हम ये चर्चा करते हैं कि कुछ विद्वानों का विचार है कि ध्रुपद की रचना 13वीं शताब्दी में हुई। कुछ लोग कहते हैं, कुछ विद्वान कहते हैं कि ध्रुपद की जो रचना है वो 13वीं शताब्दी में होती है। और कुछ के मतानुसार 15वीं शताब्दी में ग्वालियर के राजा मानसिंह तोमर ने इसकी रचना की। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि 15वीं शताब्दी में ग्वालियर के राजा मानसिंह तोमर ने इसकी रचना की, जो कि मैं भी मानता हूँ, क्योंकि मैंने इसके बारे में पढ़ा है। 15वीं शताब्दी में काफ़ी जो कुछ ध्रुपद के बारे में बताया गया, 15वीं शताब्दी के आसपास ही वो ध्रुपद की जो रचना बताई जाती है, जो मैंने पढ़ा है, कई किताबों में मैंने पढ़ा है। तो मैं यहाँ पर आपको वही बता रहा हूँ। अब ये कह रहे हैं कि मत चाहे कुछ भी हो, मतलब देखो कोई 13वीं कहे, कोई 15वीं शताब्दी कहे, लेकिन मत चाहे कुछ भी हो, इतना तो निश्चित है। क्या निश्चित है? कि राजा मानसिंह तोमर ने ध्रुपद गायकी के प्रचार में बहुत हाथ बटवाया। तो राजा मानसिंह तोमर, जो कि ग्वालियर के रहने वाले, 15वीं शताब्दी में ग्वालियर के राजा मानसिंह तोमर ने ध्रुपद का आविष्कार किया। उन्होंने स्वयं ध्रुपद बनाए भी थे, गाए भी थे और जगह जगह उसका प्रचार भी किया था। ध्रुपद 15वीं शताब्दी में क्यों माना जाता है? क्योंकि उसके पीछे एक बात यह भी है कि ग्वालियर के राजा मानसिंह तोमर ने ध्रुपद को गाया, बनाया और प्रचार भी किया। और हम कहें कि 15वीं शताब्दी मुगल जो शासकों का काल था और मध्यकाल भी उसको माना जाता है। उस समय अकबर का शासनकाल था। तो अकबर के शासनकाल में तानसेन जी ने भी बहुत से ध्रुपद गाए हैं। और स्वामी हरिदास, जो कि उनके गुरु हैं, उनसे भी उन्होंने, जो वृंदावन के रहने वाले, उनसे भी उन्होंने ध्रुपद ही सीखा है। और बैजू बावरा ने भी तानसेन जी को ध्रुपद में ही हराया था। और गोपाल भी, जिनके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं मिलती, गोपाल जी के बारे में मैंने इतना खास पढ़ा नहीं है, लेकिन गोपाल ने भी बहुत से ध्रुपद गाए थे।
अभी हम आगे चर्चा करें ध्रुपद की जो विशेषताएं हैं, कुछ विशेषताएं इनकी होती हैं। यहाँ तक हमने बात की है जो भी कि ध्रुव और पद से मिलकर के बनता है। हाँ, मैं एक बात और बता रहा था कि यहाँ पर अटल क्या है। यहाँ पर अटल ये होता है कि जो जो ताल चल रही है, ताल के जो पद चिन्ह हैं वो अटल होते थे और इसके अंदर लयकारियाँ की जाती थी। लयकारी का अर्थ ये होता है जो कि मैंने आपको ख्याल गायकी में बताया था। लयकारी का अर्थ होता है कि जब हम गाने बजाने की लय को बढ़ाते हैं और कम करते हैं, उसको लयकारी कहते हैं। गाना गा रहे हो आप, तो गाना कभी दुगुन में गा रहे हो, तिगुन में गा रहे हो, या फिर 1.5 गुण में गा रहे हो, 5 गुण में गा रहे हो, कभी 1 गुण में गा रहे हो, कभी 2 गुण में गा रहे हो, तो ये सब क्या है, लयकारी। स्पीड को कम ज़्यादा करना, लय को कम ज़्यादा करना, गति को कम ज़्यादा करना। तो यहाँ पर जो ताल है, ताल के जो बोल हैं उनकी लयकारी नहीं होती। जो ताल के बोल हैं वो निश्चित अपनी ही स्पीड में चलते हैं, अपनी ही लय पर चलते हैं। लेकिन जो गायक होता है वो अपनी प्रतिभा के द्वारा लयकारियाँ करते थे। किसकी लयकारियाँ करते थे? स्वरों की लयकारियाँ करते थे, गीत के बोलों की लयकारियाँ करते थे और ताल के पद चिन्ह उसी जगह पर होते। तो इसलिए कहा गया है कि जो अपने पद से अटल रहे। तो पद से अटल क्या है? यहाँ पर ताल के बोल अटल हैं। ताल के जो बोल हैं वो यहाँ पर अपने पद पर अटल हैं, तो इसलिए उसको ध्रुपद कहा गया है। ये गायकी थोड़ी कठोर किस्म की गायकी थी। अभी मैं ध्रुपद की कुछ विशेषताएं बताऊंगा कि जिससे आपको थोड़ा सा और जानकारी मिलेगी ध्रुपद के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे, इसके शब्द अधिकतर ब्रज भाषा के होते हैं। ठीक है, जो ध्रुपद गायकी है जो आज भी गाई जा रही है, ऐसा नहीं है कि ध्रुपद बिल्कुल ये लुप्त हो चुका है, कहीं ना कहीं आज भी गाई जा रही है। आज अगर आप यूट्यूब पर भी सर्च करें तो ध्रुपद की बहुत सारी वीडियोस आपको देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, तो इसकी जो विशेषता मैं आपको बता रहा था कि सबसे पहले इसके जो शब्द हैं अधिकतर ब्रज भाषा के होते हैं। ब्रज भाषा जो कि ये वृंदावन, मथुरा, बरसाना, जो ब्रज गांव हैं, ये ब्रज साइड की जो भी भूमि है वो भाषा इसके अंदर पाई जाती है। तो ध्रुपद के 4 भाग होते थे, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसमें ख्याल में कि स्थाई और अंतरा, स्टार्टिंग की जो लाइनें होती है और स्टैंजे होते हैं। लेकिन ध्रुपद में 4 भाग होते हैं, स्थाई, अंतरा, संचारी और आभोग। संचारी और आभोग में धीरे धीरे लय को बहुत तेज कर दिया जाता है। ध्रुपद की जो प्रकृति है वो गंभीर है। ध्रुपद गंभीर प्रकृति का गीत है। इसे गाने में कंठ और फेफड़ों पर बल पड़ता है, इसलिए इसे मर्दाना गायकी अर्थात पुरुष प्रधान गायकी कहते हैं। ध्रुपद गायकी का चलन कम होने का कारण ये भी है कि इसे सिर्फ पुरुष लोग गाते थे, पुरुष प्रधान गायकी थी और इसे महिलाएं बहुत कम गाती थी, बहुत कम, क्योंकि इसको गाने से कंठ और फेफड़ों पर जोर पड़ता है। क्यों, वो मैं आगे बताऊंगा। ध्रुपद में वीर, शांत और श्रृंगार रस की प्रधानता होती है। जो उसके बोल होते हैं तो उसके अंदर वीर रस मतलब वीरता के बारे में बताया जाता है, शांत और श्रृंगार रस। एक जो भी राज दरबारी जो गायक है वो अपने राजा के शान में बहुत से ऐसे शब्द बोलता था जिसमें उसकी बड़ाइयाँ की जाती थी और उनकी प्रेज की जाती थी। ध्रुपद में सर्वप्रथम नोम तोम के आलाप से विस्तार किया जाता था, जैसा कि आप ध्यान से पढ़ेंगे 4th नंबर पे। इसे गाने से कंठ और फेफड़ों पर जोर पड़ता है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अब हम बात करेंगे 6th पर। नोम तोम के आलाप किए जाते थे, घंटों घंटों तक नोम तोम के आलाप किए जाते थे। ध्रुपद गाने से पहले नोम तोम के आलाप किए जाते थे जो बहुत जोर जोर से गाए जाते थे। ध्रुपद गायकी में धीमी गति से गीत को आरंभ किया जाता है, फिर लयकारियों का प्रदर्शन किया जाता है। जो ध्रुपद गायकी है वो धीमी गति से ही आरंभ होती है, उसका गीत जो है धीमी गति से आरंभ होता है। पहले नोम तोम के आलाप किए जाते हैं। अभी तक ध्रुपद शुरू नहीं हुआ है, उसके गीत शुरू नहीं हुए हैं, लेकिन उससे पहले नोम तोम के आलाप बहुत देर तक किए जाते हैं। फिर उसके बाद ध्रुपद गायकी आरंभ होती है, लेकिन धीमी गति पर आरंभ होती है। पहले धीमी गति पर आरंभ होती है, उसके बाद लयकारियों का प्रदर्शन होता है, जिसके अंदर लयकारियाँ कौन सी होती है? स्वरों की लयकारियाँ, गीत के बोलों की लयकारियाँ होती हैं, लेकिन पद चिन्ह वहीं रहते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था। यह लयकारी दुगुन, तिगुन, चौगुन, पचगुन और छठगुन भी की जा सकती है। मतलब लयकारी देखो दुगुन भी होती है, तिगुन भी होती है, चौगुन 4 गुना, पचगुन 5 गुना और छठगुन 6 गुना भी की जा सकती है। कई जगह पर 8 गुना भी कर देते हैं। इसमें ख्याल के समान आलाप तानों का प्रयोग नहीं किया जाता। आलाप का प्रयोग होता है, लेकिन नोम तोम के आलाप का प्रयोग होता है, वो भी आरंभ में। बीच में आलाप का इतना प्रयोग नहीं किया जाता, तानों का भी प्रयोग नहीं किया जाता, बल्कि ध्रुपद पूर्ण रूप से गमक और मींड युक्त है। जैसा कि मैं आपको बात करूं कि ख्याल गायकी में इसका विपरीत है। क्या विपरीत है? कि ख्याल गायकी के अंदर गमक और मींड का प्रयोग
कम किया जाता है, लेकिन आलाप और तानों का प्रयोग बहुत ज़्यादा किया जाता है। मींड का प्रयोग करते हैं, बड़े ख्याल में करते हैं मींड का प्रयोग, कहीं कहीं कर भी लेते हैं, लेकिन गमक का प्रयोग बहुत कम किया जाता है ख्याल गायकी में। लेकिन यहाँ पर गमक और मींड बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है और आलाप और तानों का प्रयोग बहुत कम किया जाता है। ध्रुपद खुले बोलों की ताल पर गाया जाता है। ध्रुपद के साथ जो तालें बजती हैं वो सभी तालें खुले बोल की होती है। खुले बोल और बंद बोल में मैं आपको फ़र्क बताता हूँ। बंद बोल वो होता है कि जब हम कोई तबला बजा रहे हैं, तबले पर बंद बोल बजते हैं, ठीक है, तो तबले के ऊपर हाथ रख के अपनी 2 या 3 उंगली से उसको ढक दिया जाता है। उसके एक राइट पार्ट को, उसके दाएं भाग को ढक दिया जाता है और ढकने के बाद फिर उसको बजाया जाता है और हाथ हटाया नहीं जाता, उसको कहते हैं बंद बोल। खुले बोल का अर्थ ये होता है कि जब बार बार हर मात्रा, हर बोल पर हाथ मारा जाता है और हटाया जाता है, मारा जाता है, हटाया, जैसे धा धा दिन ता किट धा दिन ता तिट कत गदि गंधा। ध्रुपद खुले बोलों की ताल पर गाया जाता है। 4 ताल, ब्रह्म ताल, सूल ताल, तिवरा ताल, मत ताल, शिखर ताल आदि पखावजों की तालों में गाया जाता है। तो ये कुछ मैंने तालों के नाम लिए हैं। ये सब पखावज पर बजने वाली तालें हैं और इन सभी तालों के जो बोल हैं वो खुले होते हैं। ध्रुपद की संगति पखावज से होती है, किंतु आजकल पखावज का प्रचार कम होने से लोग तबले के साथ भी ध्रुपद गा लेते हैं, लेकिन असर पखावज के साथ ही होता है, क्योंकि जो पखावज के अंदर गूंज बहुत होती है, क्योंकि गमक का यूज़ करना और मतलब उसकी जो असली रूपरेखा है वो पखावज के साथ ही दिखाई देती है, बनती है। बाकी लोग तबला भी यूज़ करते हैं, लेकिन ध्रुपद पखावज का ही हिस्सा है। ध्रुपद जहाँ सिखाया जाता है उसे बानी कहते हैं। देखो, बानी क्या है? बानी एक स्कूल की तरह है। स्कूल जैसे कि मान लो को आप लोग कहीं सीखते हो, ठीक है, मैंने भी कहीं सीखा है, तो वो सब स्कूल है, ठीक है। जैसे ख्याल के लिए हम घरानों की बात करते हैं, तो वैसे ही जो ध्रुपद जहाँ पर सिखाया जाता था, जहाँ पर मतलब हम एक तरह से हम इंस्टीट्यूट जो उसको बोल सकते हैं, ध्रुपद मतलब उस ज़माने में ऐसे इंस्टीट्यूट शब्द यूज़ नहीं करते थे, हम स्कूल का भी शब्द यूज़ नहीं करते थे, लेकिन जो एक ध्रुपद सिखाने की जो जगह होती थी उसको हम बानी कहते हैं। तो बानी भारत में 4 फेमस है, बहुत प्रसिद्ध है। भारत में 4 बानी है, प्रसिद्ध है। कौन कौन सी? पहले नंबर पर है गोबरहार, सेकंड नंबर पर है डागुर, थर्ड नंबर पर है खंडार और फोर्थ नंबर पर है नोहार। तो ये चारों बानियों से रिलेटेड क्या क्या है देखिए। गोबरहार तानसेन से संबंधित है, डागुर जो बानी है वो ब्रज चंद से संबंधित है, खंडार जो बानी है वो राजा सम्मोखन सिंह से संबंधित है और नोहार श्रीखंड से जुड़ी हुई है। प्राचीन काल में ध्रुपद गायक को कलावंत कहा जाता था। जो ध्रुपद गाते थे उनको हम कलावंत कहते थे कि भाई ये जो गायक हैं वो ध्रुपद गाते हैं, तो उनको कलावंत कहा जाता था। इसका प्रचलन मध्यकाल में अधिक था। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ध्रुपद जो है वो मध्यकाल में अधिक था। मध्यकाल मैंने आपको 8वीं शताब्दी से आपको बताया है 18वीं शताब्दी तक। तो 15वीं शताब्दी में ध्रुपद आया था। 15वीं, 16वीं, 17वीं, 18वीं ये सब मध्यकाल था। तो यहाँ तक बहुत ज़्यादा इसका प्रचलन था, किंतु आजकल जन रुचि में परिवर्तन होने के कारण इसका स्थान ख्याल गायकी ने ले लिया। ख्याल गायकी ने क्यों लिया इसका? क्योंकि मैंने आपको 2-3 कारण बताए। एक तो इसको गाने से कंठ और फेफड़ों पर जोर पड़ता था, पुरुष प्रधान गायकी होती थी और इसे स्त्रियां बहुत कम गाती थी। तो जिसके कारण क्या हुआ, जब स्त्रियां नहीं गा पाती थी, बच्चे नहीं गा पाते थे, सिर्फ इसे एक जो ध्रुपद गायक होता था वो बड़ा दमदार होता था, ठीक है। तो लेकिन जब ख्याल गायकी आई और जो प्रचलित हुई, वैसे ख्याल गायकी 16वीं शताब्दी में प्रचलित हुई है, तो उसके बाद धीरे धीरे ख्याल गायकी ने इसका स्थान ले लिया और ख्याल गायकी लोगों को पसंद आने लगी बहुत अच्छे तरीके से, जिसके कारण ध्रुपद धीरे धीरे कम होता गया और आज भी ध्रुपद बहुत कम है, कहीं ना कहीं गाया बजाया जाता है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया। लेकिन ख्याल गायकी आज भी प्रचलन है और जब तक इंसान के दिमाग में, एक गायक के दिमाग में ख्याल रहेंगे, कल्पना रहेगी, तब तक ख्याल जिंदा रहेंगे, ठीक है। तो ये सब आपने ध्रुपद के बारे में जाना। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप एक बार फिर से इसको देख सकते हैं। वीडियो को रोक करके फ़ोटो क्लिक करके लिख भी सकते हैं ताकि आपको समझ में बहुत अच्छे से आए। तो थैंक यू सो मच। तो जैसा कि आपने जाना आज ध्रुपद गायकी के बारे में, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है, कहानी के रूप में है और आपको भी हमारे संगीत की, शास्त्रीय संगीत की विशालता के बारे में पता चल गया होगा, किस तरह से कि हमारे संगीतकारों ने संगीत को
मतलब आगे पिरोया है, किस तरह से मोती से माला बनाकर आगे चले हैं और सभी के सामने, सभी के समक्ष इस संगीत को रखा है और किस तरह से हम संगीत को जी रहे हैं, फील कर रहे हैं और महसूस कर रहे हैं। तो ऐसे ही अगर आप और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो से रिलेटेड भी आप कमेंट कर सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।